इसराइल की सेटलमेंट अफेयर्स मिनिस्टर ऑरिद स्ट्रॉक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित की गई बोर्ड ऑफ पीस योजना को सिरे से खारिज करते हुए इसे खराब योजना बताया है और साफ कहा है कि इसराइल को गजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना चाहिए। सेटलर रेडियो स्टेशन गाले इसराइल से बात करते हुए स्ट्रॉक ने कहा है कि इजरायली सैनिकों को किसी दोषपूर्ण योजना के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता और अगर ये दिशा नहीं बदली तो उन्हें सरकार छोड़ने तक का फैसला लेना पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इजरायली सेना गजा में दोबारा घुसती है और पूरे इलाके पर कब्जा करती है तो आखिर उसे सौंपा किसे जाएगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जिस प्रयोग का नतीजा 2005 में सब देख चुके हैं कि क्या हुआ है जब एरियल शेरोन के कार्यकाल में इजराइल ने गजा से एक तरफा वापसी की थी और नई बस्तियां हटाई थी। स्टॉक ने कहा कि गजा को हथियारों से मुक्त करने और हमास को हराने के बाद इजराइल को ही वहां एकमात्र सत्ता बने रहना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस योजना को औपचारिक रूप दे दिया है। ट्रंप की इस योजना को नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में 2800 के तहत मंजूरी भी मिल चुकी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद ट्रंप होंगे और इसके साथ एक फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जिसमें कूटनीति, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक रणनीति से जुड़े लोग सब शामिल होंगे। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस ढांचे में ट्रंप को आजीवन वीटो पावर और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार देकर संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करने की कोशिश की गई है। दिलचस्प बात यह है कि गजा में हुई तबाही और नरसंहार के बाद बनी इस संस्था के चार्टर में गजा का नाम तक सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, जबकि वहां 24 लाख लोग भयावह मानवीय हालात में जी रहे हैं, जिनमें 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। इसी बीच गजा संघर्ष विराम का दूसरा फेज बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों को हथियार छोड़ने, इजरायली सेना की और वापसी और पुनः निर्माण काम को शुरू करने की शर्तें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा के पुनः निर्माण में करीब 70 अरब डॉलर की लागत आएगी, लेकिन हमास ने हथियार डालने से इनकार करते हुए कहा है कि वे हथियारों को फ्रीज या स्टोर करने पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन मान रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र भी फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल को कब्जाधारी शक्ति मानता है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉक ने साफ बोल दिया है कि वे किसी भी सूरत में इजरायली सैनिकों को लड़ने भेजकर बाद में गजा किसी फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के प्रमुख अली सौंपने के पक्ष में वोट नहीं देंगे। उधर अमेरिकी मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर के शनिवार को इजराइल पहुंचने की तैयारी है, जहां वे नेतन्याहू से यरूशलेम में मुलाकात कर संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत करेंगे। इजराइल का सुरक्षा और राजनीतिक कैबिनेट भी गजा से जुड़े घटनाक्रम पर बैठक करने वाला है। नेतन्याहू के दफ्तर ने यह भी कहा है कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के मुद्दे पर चर्चा होगी, जो अक्टूबर में खुलनी थी, लेकिन इजराइल ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। फिलिस्तीनी पक्ष का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते खुल सकती है, लेकिन इजरायली पक्ष ने इसकी पुष्टि नहीं की है और इसे गजा में बचे आखिरी इजरायली बंदी के अवशेषों की बरामदगी से जोड़ दिया है। इस बीच संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली हमले अभी भी जारी हैं और गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 71,000 से ज़्यादा लोग फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,71,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। संघर्ष विराम के बाद भी सैकड़ों लोग मारे और घायल हो चुके हैं। अब रुख करते हैं ईरान की तरफ, जहां हालात उतने ही विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद लगाए गए इंटरनेट शटडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरे जख्म दिए हैं। ईरान की कंप्यूटर इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अली हकीम जवादी के मुताबिक 8 जनवरी से जारी इंटरनेट बंदी के कारण
देश को हर दिन $20 मिलियन से ज़्यादा का सीधा नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा मार डिजिटल कंपनियों और आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स पर पड़ी है। कई कंपनियों को अपना काम पूरी तरह रोकना पड़ा है और ये आंकड़ा सिर्फ प्रत्यक्ष नुकसान दिखाता है, जबकि निवेशकों का भरोसा टूटना, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गिरावट, पूंजी पलायन और ब्रेन ड्रॉन जैसे अप्रत्यक्ष नुकसान इसमें शामिल नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेट पाबंदियां जल्द हटाने की सिफारिश भेजी है, लेकिन ज़मीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिसंबर के आखिर में मुद्रा की भारी गिरावट और ख़राब आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन तेहरान से निकलकर कई शहरों तक फैल गए। इसी बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से दबाव और बयानबाजी तेज हो गई। तेहरान ने आरोप लगाया कि वाशिंगटन प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और आंतरिक अशांति का इस्तेमाल सैन्य हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन के लिए करना चाहता है और यह उसका एक बहाना है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। वहीं अमेरिकी और इजरायली मीडिया ने यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्ट कान के मुताबिक इजरायली आंकलन में यह संभावना जताई गई है। क्षेत्रीय तनाव का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी दिखने लगा है। इजराइल की सेटलमेंट अफेयर्स मिनिस्टर ऑरिद स्ट्रॉक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित की गई बोर्ड ऑफ पीस योजना को सिरे से खारिज करते हुए इसे खराब योजना बताया है और साफ कहा है कि इजराइल को गजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना चाहिए। सेटलर रेडियो स्टेशन गाले इजराइल से बात करते हुए स्ट्रॉक ने कहा है कि इजरायली सैनिकों को किसी दोषपूर्ण योजना के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता और अगर ये दिशा नहीं बदली तो उन्हें सरकार छोड़ने तक का फैसला लेना पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इजरायली सेना गजा में दोबारा घुसती है और पूरे इलाके पर कब्जा करती है तो आखिर उसे सौंपा किसे जाएगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जिस प्रयोग का नतीजा 2005 में सब देख चुके हैं कि क्या हुआ है, जब एरियल शेरोन के कार्यकाल में इजराइल ने गजा से एक तरफा वापसी की थी और नई बस्तियां हटाई थी। स्टॉक ने कहा कि गजा को हथियारों से मुक्त करने और हमास को हराने के बाद इजराइल को ही वहां एकमात्र सत्ता बने रहना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस योजना को औपचारिक रूप दे दिया है। ट्रंप की इस योजना को नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में 2800 के तहत मंजूरी भी मिल चुकी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद ट्रंप होंगे और इसके साथ एक फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जिसमें कूटनीति, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक रणनीति से जुड़े लोग सब शामिल होंगे। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस ढांचे में ट्रंप को आजीवन वीटो पावर और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार देकर संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करने की कोशिश की गई है। दिलचस्प बात यह है कि गजा में हुई तबाही और नरसंहार के बाद बनी इस संस्था के चार्टर में गजा का नाम तक सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, जबकि वहां 24 लाख लोग भयावह मानवीय हालात में जी रहे हैं, जिनमें 15 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। इसी बीच गजा संघर्ष विराम का दूसरा फेज बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों को हथियार छोड़ने, इजरायली सेना की और वापसी और पुनः निर्माण काम को शुरू करने की शर्तें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा के पुनः निर्माण में करीब $70 अरब की लागत आएगी, लेकिन हमास ने हथियार डालने से इनकार करते हुए कहा है कि वे हथियारों को फ्रीज या स्टोर करने पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन मान रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र भी फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल को कब्जाधारी शक्ति मानता है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉक ने साफ बोल दिया है कि वे किसी भी सूरत में इजरायली सैनिकों को लड़ने भेजकर
बाद में गजा किसी फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के प्रमुख अली सौंपने के पक्ष में वोट नहीं देंगे। उधर अमेरिकी मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर के शनिवार को इजराइल पहुंचने की तैयारी है, जहां वे नेतन्याहू से यरूशलेम में मुलाकात कर संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत करेंगे। इजराइल का सुरक्षा और राजनीतिक कैबिनेट भी गजा से जुड़े घटनाक्रम पर बैठक करने वाला है। नेतन्याहू के दफ्तर ने यह भी कहा है कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के मुद्दे पर चर्चा होगी, जो अक्टूबर में खुलनी थी, लेकिन इजराइल ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। फिलिस्तीनी पक्ष का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते खुल सकती है, लेकिन इजरायली पक्ष ने इसकी पुष्टि नहीं की है और इसे गजा में बचे आखिरी इजरायली बंदी के अवशेषों की बरामदगी से जोड़ दिया है। इस बीच संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली हमले अभी भी जारी हैं और गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 71,000 से ज़्यादा लोग फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,71,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। संघर्ष विराम के बाद भी सैकड़ों लोग मारे और घायल हो चुके हैं। अब रुख करते हैं ईरान की तरफ, जहां हालात उतने ही विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद लगाए गए इंटरनेट शटडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरे जख्म दिए हैं। ईरान की कंप्यूटर इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अली हकीम जवादी के मुताबिक 8 जनवरी से जारी इंटरनेट बंदी के कारण देश को हर दिन $20 मिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा मार डिजिटल कंपनियों और आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स पर पड़ी है। कई कंपनियों को अपना काम पूरी तरह रोकना पड़ा है और ये आंकड़ा सिर्फ प्रत्यक्ष नुकसान दिखाता है, जबकि निवेशकों का भरोसा टूटना, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गिरावट, पूंजी पलायन और ब्रेन ड्रॉन जैसे अप्रत्यक्ष नुकसान इसमें शामिल नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेट पाबंदियां जल्द हटाने की सिफारिश भेजी है, लेकिन ज़मीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिसंबर के आखिर में मुंद्रा की भारी गिरावट और ख़राब आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन तेहरान से निकलकर कई शहरों तक फैल गए। इसी बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से दबाव और बयानबाजी तेज हो गई। तेहरान ने आरोप लगाया कि वाशिंगटन प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और आंतरिक अशांति का इस्तेमाल सैन्य हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन के लिए करना चाहता है और यह उसका एक बहाना है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। वहीं अमेरिकी और इजरायली मीडिया ने यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्ट कान के मुताबिक इजरायली आंकलन में यह संभावना जताई गई है। क्षेत्रीय तनाव का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी दिखने लगा है।